स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल की डेट में जैसे कि कोऑर्डिनेट के कुछ पार्ट्स बताए थे, कुछ फार्मूलेज और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने किया था। तो उस तरीके से अब आज नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने कल की डेट में बताया था कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट का कल की डेट में हमने बताया था कि सपोज दैट एक्स कामा वाई है, कोई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम इसको भुज कहते हैं। बहुत से बच्चों को किताबों में लिखा मिलेगा कि भुज क्या होती है, कॉमा कोटि, यानी कि जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। ये बेसिक सा पार्ट है कल की डेट का। अब सपोज दैट हमारे पास एक लाइन आ गई अगले सेक्शन में, आज की डेट के लिए बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक रेखा आ गई। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी निकालना हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सवाल आपको ऑप्शनल में आ सकता है बोर्ड पेपर में भी। मध्य बिंदु का निर्देशांक सपोज दैट हम मान लेते हैं x कामा y है, कैपिटल Y और कैपिटल X मान लेते हैं। और जब ये निकालना होगा तो हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन, मतलब जो भुज वाला पार्ट होगा वो पहले और दूसरे निर्देशांक के, सपोज दैट ये एक रेखा है हमारे पास ए बी, इसका मध्य बिंदु हमको सी निकालना है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक बच्चों। और ये x कामा y हमें निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 भुज हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कोटि हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। एग्जांपल लेने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सपोज दैट एक रेखा हमारे पास यही आ गई, ये भी आ गई, और इसका एक कोऑर्डिनेट है 4,13 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,15। अब हमें बिंदु सी के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बराबर x कामा y। तो फिगर में हम प्लॉट कर देंगे, यानी कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कामा y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अतः मध्य बिंदु x कामा y। अब जब x कामा y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 4, ये x1 है ये x2 है, तो 4 प्लस 4 अपॉन 2 कामा y1 13 हो जाएगा और प्लस 15 अपॉन 2, यानी कि जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x कामा y इक्वल टू 8 अपॉन 2 कामा 28 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कामा 14, अर्थात जो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट बेटा हमको पता चाहिए थे वो क्या हो गए, 4 कामा 14। तो अगर इस तरीके से सवाल आता है तो मुझे लगता है आप लोग समझ जाए हैं, आसानी से कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अगला टॉपिक एक आता है कि यदि हमें किसी भी कोई एक त्रिविमीय आकृति दे दी गई, सपोज दैट ये तो एक रेखा था जिसमें दो निर्देशांक थे। अब आपसे एक त्रिभुज दे दिया गया और वो बोलेगा कि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जनरली हम लोगों ने त्रिभुज का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के फार्मूले पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर उन फार्मूलों का यूज न करके बेसिकली तौर पर हम लोग कोऑर्डिनेट की प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। तो मैं ये साफ करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए सपोज दैट हमारे पास एक त्रिभुज दे देता है बेटा, सेकंड पॉइंट पे इसको डाल लेते हैं, आज का टॉपिक है। ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो तरीके से मैं निकालना बताऊंगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हमारे पास ये x1 y1 कोऑर्डिनेट होगा, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट होगा और ये x3 y3 कोऑर्डिनेट होगा। बेटा सवाल को हल करने की कई प्रोसेस होते हैं, आप किसी भी प्रोसेस को अपना सकते हैं। एक तो तरीका यहाँ पर ये है बेटा कि आप बीच की दूरी निकालो, जो आपको पहला फार्मूला मैंने बताया था
सारी भुजाओं की माप निकालो, भुजाओं की माप निकालने के बाद जैसा त्रिभुज हो वैसे फार्मूला लगा दो। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु का फार्मूला लगा दो, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 है भुजा स्क्वायर लगा दो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बट कोऑर्डिनेट एक ऐसा प्रोसेस देता है जो आपको सभी के लिए कॉमन यूज हो जाएगा। आपको किसी भी फार्मूले को याद करना नहीं है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आप आसानी से उस फार्मूले को जज कर सकोगे। अब वो जज करने का क्या तरीका है आता है, फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। ये मैं डायरेक्टली आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल आएगा और किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इसको पहले से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जब सवाल आता है अगर आपको पहले से उस पर कॉन्फिडेंट हैं आप तो उसको आसानी से कर सकेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस। ये होता है बच्चों जो फार्मूला है आपका किसी भी त्रिभुज को एरिया निकालने का। अब आपके पास एक त्रिभुज दिया होगा, उसके इस तरीके से एक 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आप इसको आसानी से इसमें वैल्यू प्लॉट करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक एग्जांपल कर देता हूं यहाँ पर छोटा सा। सपोज दैट आपके पास ये मैं कोऑर्डिनेट इसी के पैरेलल में लिख देता हूँ, आप एग्जांपल को ऐसे ही डायग्नोस कर लीजिएगा। तो ये सपोज दैट एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,3, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2,1, ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। अब आपसे कहता है, आप लोगों को दिख रहा होगा मुझे लगता है प्रॉपर, तो 0,3, 2,1, 3,0। अब आपसे कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो आप क्या करोगे, डेल्टा बराबर 1/2, x1 क्या है बेटा 0, y2 क्या है बेटा 1 माइनस y3 क्या है बेटा 0 प्लस x2 क्या है बेटा 2, y3 माइनस y1 क्या है बेटा 0 माइनस 3 और प्लस x3 क्या है बेटा 3 और y1 माइनस y2 क्या है बेटा 3 माइनस 1। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिक प्रोसेस से। तो ये 0 का मल्टीप्लाई जिस भी नंबर्स में होता है हमको पता है वो 0 हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0 आ जाएगा, प्लस ये -3 हो जाएगा, तो 2 इंटू -3 आ जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक, तो 1/2 और ये 0 का 0 हो जाएगा, -6 और प्लस का 6। ठीक बेटा, -6 और प्लस का 6 यानी कि 0 वर्ग इकाई। अच्छा, 0 वर्ग इकाई आने का एक और तात्पर्य हो गया बेटा कि ये जो निर्देशांक दिए हैं ये किसी त्रिभुज के निर्देशांक हो ही नहीं सकते। कारण ये है कि यहाँ पर डेल्टा 0 आ गया। अब देखिए इसी सवाल में एक अगला पार्ट भी निकल के आ गया। आपसे सवाल में कभी कभी वो पूछ सकता है कि 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त बताइए। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त बेटा यही है कि डेल्टा बराबर 0 निकल के आना चाहिए। जब भी कोई 3 रेखाएं, संरेख का मतलब होता है बेटा एक ही रेखा में, ये सपोज दैट एक रेखा है ए बी और सी, यहाँ पर 3 बिंदुएं अलग अलग दिशाओं में थी, बट यहाँ पर तीनों बिंदुएं क्या है एक रेखा में है, ए बी सी। अब सपोज दैट ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 है। कहने का मतलब ये 3 पॉइंट आपके पास आ गए। तो ये 3 पॉइंट संरेख होंगे, इस बात की क्या शर्त है, इस बात की यही शर्त है कि डेल्टा का मान 0 आना चाहिए। इस फार्मूले को आप रट लीजिए। इस फार्मूले को एक शॉर्ट ट्रिक से रटा जाता है बेटा, y2 और y3 यानी कि 23, y3 y1 यानी कि 31 और y1 y2 यानी कि 12। आपको याद रखना है 23 31 12, 23 31 12 जो है y के साथ इंक्लूड होकर लगेंगे, मतलब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 और सभी के साथ क्रम से x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में आप जोड़ देंगे। इस फार्मूले को ये भी कहा जाता है 23 31 12 वाला फार्मूला आप यूज करिए। तो डेल्टा का फार्मूला और संरेख का फार्मूला सेम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं संरेख को प्रूव करने के लिए, तो आप लोग और आसानी से उसको समझ सकेंगे। और ये डेल्टा का फार्मूला है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट अपने मन से लिया था तो 0 आ गया, बट आपको पेपर में जब भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे उसकी एक कंफर्म वैल्यू होगी।
तो आपको जीरो वहां पर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एरिया मिलेगा और वो एरिया आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप प्रोसेस को समझ लीजिए। प्रोसेस को एक बार अगर आपने समझ लिया तो आगे चल के आप सोल्यूशन पे अटकेंगे नहीं। क्योंकि मैं आपको इस तरह के अभी सवाल दूंगा तो आपको उसको बकायदा दिमाग में रखना है। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाते हैं बच्चों। सपोज दैट आपको अगर उसने कह दिया कि कोई भी तीन बिंदुओं के समरेख होने की शर्त बताइए, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि किसी भी तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या हो सकती है। तो संरेख होने के लिए सीधा सीधा एक यही बिंदु है कि उसका क्षेत्रफल, यहां लिख लेते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे, कोई भी तीन बिंदु संरेख होंगे यदि डेल्टा बराबर जीरो। डेल्टा का मतलब बच्चों आप लोग समझ ही रहे होंगे। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, 1/2, वही फार्मूला लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस, ये फार्मूला बेटा लिखेंगे। और इसके बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए, मतलब इसका मान जीरो होना चाहिए। लिख आओ। तो कहने का मतलब अब हम अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं और उसको संरेख प्रूव करेंगे तो उसका डेल्टा का मान जीरो आएगा। जब उसका डेल्टा का मान जीरो आएगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो दिया गया तीनों बिंदु हैं ये संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ और एग्जाम्पल लेने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ऐसे डिजाइन करता हूँ कि जो आपको संरेख होने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मिले। तो संरेख के लिए यस ले लेते हैं। सपोज दैट तीन बिंदु हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा। तीन बिंदु ले लेते हैं जो संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब 1,5 तीन बिंदु हैं, एक है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है another is -2,11। ये तीनों संरेख हो गए। सिद्ध करें, सवाल आपको इस तरीके से पूछेगा, संरेख होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है कि डेल्टा बराबर सूत्र, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको फार्मूला लगाना है और बेसिकली तौर पर आपको अब यहाँ पर वैल्यू प्लॉट करते जाना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू बेटा कितनी है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 11 प्लस x2 यानी कि 2 और y3 माइनस y1 11 माइनस 5 और प्लस x3 कितना है -2 बेटा और दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5, y2 कितना है 3। अब बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो बेटा क्या आएगा, 3 में से 11 जाएगा -8 और प्लस 2 इंटू 6 आ जाएगा और -2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 5 में से 3 गया 2। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 -8 -4 प्लस का 12 और इसको बेटा और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 12 माइनस का प्लस का 12, तो ये दोनों बेटा कटता रहेगा तो इसके बराबर 0 आ जाएगा।
लिख देंगे। अब आप देख सकेंगे कि हमने आपको शर्त बताई थी कि डेल्टा का मान 0 आएगा तभी दिए गए 3 बिंदु संरेख होंगे, तो डेल्टा का मान यहाँ पर 0 आ गया और इस प्रकार से आप कह सकेंगे कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख है। तो ये तो हो गई संरेख की बात। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे लिखिएगा, एक जगह पर आप इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम्स। और अब अगले टॉपिक में इसके एक चीज और कवर करूंगा, चूंकि आपको इस तरीके से भी सवाल दे सकता है कि ये कह सकता है कि सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट हटा दे और के दे दे और फिर बोले अगर ये संरेख हैं, अगर ये संरेख हैं तो फिर क्या करना है, के का मान बताइए। तो फिर आपको यही फार्मूला लगाना है और चूंकि जहां पर डेल्टा है वहां 0 रख देना है। तो जब आप यहाँ 0 रख देंगे तो आप के का मान आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे लिखिएगा। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि किसी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दिए हों, किसी भी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दिए हों और आपसे बोले कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो, तो फिर आप क्या करोगे। सपोज दैट कोई एक त्रिभुज है, ये इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक्स ए है, ये बी है, ये सी है, x1, y1, दूसरा x2, y2, तीसरा x3, y3। अब आपसे बोलते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो, तो त्रिभुज का केंद्रक हम मान लेते हैं, हमको पता है कि त्रिभुज का केंद्रक जहां से तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक है। अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है जी, तो माना जी के निर्देशांक x, y। तो इसका बेटा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आप लोग देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, x, y बराबर त्रिभुज के केंद्रक जी के निर्देशांक x, y बराबर। अब ये x, y बराबर क्या होगा बेटा, देखिए कुछ नहीं होता है, आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ठीक। और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। अच्छा, ये जब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए तो अब आप क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को, बच्चों कहने का मतलब है कि ये है आपके पास। अब सपोज दैट मैं आपको एक त्रिभुज देता हूं और इसके आपके केंद्रक निकालना है, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये मान लीजिए 2, 3 है, बिंदु ए है, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे देता हूं 1, 1 है, ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे देता हूं 0, 3 है। अब आपसे वो कहता है कि दिए गए त्रिभुज के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। जब आपसे दिए गए त्रिभुज के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो अब आप क्या करोगे, इसी फार्मूले को लगाओगे। ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इधर, ये आपके पास फार्मूले को समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया था। ये आपका एग्जांपल का है और ये एग्जांपल को जब आप सॉल्व करोगे तो अब ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करोगे, यही फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको दिखा है। ये फार्मूला कैसे लगेगा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको अभी फार्मूला बताया था कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए, तो हमने मान लिया जी के निर्देशांक, जी क्या होगा बेटा, ये होगा, हमने बताया था जहां से त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं वो उसका केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो ये जी हो गया, माना जी के कोऑर्डिनेट ये है। तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, x, y बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड अदर इज बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आ गया। तो बच्चों अब देखो क्या होगा, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, x3 की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में 3 लगा दिया। दूसरा बेटा y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 8 और प्लस 3 अपॉन में 3 आ गया बच्चों। तो अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 2 या 2 1 3, 3 अपॉन 3 आ जाएगा, ये 3 1 4, 4 3 7 अपॉन 3 आ जाएगा। अर्थात बेटा x, जो y के कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि जो केंद्र बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो क्या होंगे 1, 7 अपॉन 3 होंगे। ठीक बच्चों,
ये आपका केंद्र बिंदु निकालने का तरीका है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया और मुझे लगता है आप इसको समझ सकेंगे आसानी से, कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ये प्रोसेस है गुरुत्व के केंद्र बिंदु निकालने का। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी सवाल को अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लगभग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। बस आपको अब ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की। हाँ, एक चीज़ और शायद छूट रही है कि यदि त्रिभुजों का बिंदुओं का अनुपातिक विभाजन दिया हो तो आप कैसे करेंगे। तो अब आपको मैं एक और चीज नहीं इंक्लूड करा देता हूं, छोटा सा है टॉपिक है बेटा। दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, दो बिंदुओं के अनुपातिक विभाजन के मान। सपोज दैट ऐसे दो बिंदुओं x1, y1, इसको डाल लेते हैं फोर्थ नंबर बेटा। दो बिंदुओं, ध्यान से समझिएगा, ये एक और छोटा सा टॉपिक है। x1, y1 व x2, y2 दिए गए हो तो इनके को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अनदर इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस। ये बेटा अंतः विभाजन के लिए हो गया। और इसी में बाह्य विभाजन का क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा। बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखेंगे, सारी चीजें वही रहेगी, बस साइन का अंतर आ जाएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस। ठीक बेटा, ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, अंतर विभाजन, वाय विभाजन। अब सिंपल सी बात है, आपको दो कोऑर्डिनेट देगा 1, 2, 3, इसका एक अनुपात दे देगा, बोलेगा यदि ये अंतर विभाजन करते हैं तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताएं। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है। यदि आपको कहता है वाय विभाजित करते हैं तो वाय विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताएं, तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक, ऑलमोस्ट लगभग कोऑर्डिनेट का बेसिक टॉपिक आपका कवर हो चुका है। जितने भी सवाल आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। सवालों को जरूर घुमा सकता है, बट फार्मूले अप्लाई जितने भी होंगे वो इतने ही होने हैं, प्रोसेस इतने ही कंक्लूड होने हैं। तो यदि आपको कोई डाउट हो, सीट आपको मिलेगी, उन सीट्स को आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, एक चीज और आपसे कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप केवल जो सीट मैं दे रहा हूँ वही करिए। आपके पास एनसीईआरटी की अपनी कोर बुक है जो कॉलेज में आपके अप्लाई है, तो आप उस बुक को उठाइए और एक एक सवाल को सॉल्व करिए। और यदि कोई सवाल के डाउट होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, तो आप उन सवालों को लिखकर एक जगह पर इकट्ठा कर स्नैप लेकर मुझे सेंड करिए वीडियो को टैग करते हुए। याद रहे कि जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप उस पर अच्छे से मेहनत करिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सर ये सवाल बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए। बेटा मैं आपके पास नहीं हूँ, और केवल आप ही एक ऐसे बच्चे नहीं हो जिनको इस समय मैं गाइड कर रहा हूँ। तमाम बच्चे हैं, तो सभी बच्चों के अगर विभिन्न टॉपिक से सवाल आने लगेंगे तो मुझे समझाने में और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो बेहतर होगा कि जिस टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप उस सवाल को लिखिए, आप अपनी कोर बुक को सॉल्व कीजिए, जो मैं सीट दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो परीक्षाओं में तो आप नहीं रुकेंगे, और मैं ये भी कहता हूँ कंपटीशन में भी आप जल्द से जल्द कहीं नहीं रुकेंगे। वो अलग बात है कि प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी रहेगी तो और अच्छे आप परफेक्ट बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको वीडियो और सीट दोनों मिल जाएगी, और उसके बाद आप काम करिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आंसर कहाँ से मैच करें। बेटा मैं कहीं आसमान से उठाकर सवाल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी बुक से ही सवालों को रिफर करता हूँ, बशर्ते जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक्स के सवालों को चुनता हूँ। तो बेहतर है, यदि आपको उत्तर की इच्छा है तो आप अपनी बुक में जाइए, उन सवालों को सर्च कीजिए, मिलेगा। उन सवालों को सर्च करने के बाद आप उत्तर को ढूंढिए, उत्तर भी आपकी बुक में होगा और आप सेटिस्फाई होंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर मुझे लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं आ रही, मैं उस पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेहनत करिए।
और हो सकता है कोऑर्डिनेट की अगले दिन क्लास ना हो, केवल आपको सीट मिले, क्योंकि टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं। अब केवल 2 दिन या 1 दिन और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप लोग बेहतर काम करिए और घर में रहिए, और कोरोना से बेटा सेफ रहिए। जितना ज़्यादा घर में रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर काम कर सकेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू।